मेहनत बता देगा कि आपका परिणाम कैसा मिलेगा, वरना एक दिन तो परिणाम बताता ही है कि आपका मेहनत कैसा था। जो पानी से नहाएगा वह सिर्फ लिबाज बदलता है और जो पसीने से नहाएगा वही इतिहास बदलेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अंकित फोकस प्लस स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग संविधान की अनुसूचियां पढ़ेंगे कि इस चैप्टर से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बनेंगे, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन्हीं पॉइंट को हम लोग देखेंगे। एक बार वीडियो आप देखिएगा और इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव बनाइएगा। आप 90% क्वेश्चन आसानी से बना लेंगे। और हम लोग इस 8 अनुसूचियों को पढ़ेंगे। इसके बाद जो 4 अनुसूची जो बाद में जोड़े गए थे उन्हें हम देखेंगे। आपको पता है, मैंने संविधान सभा में बताया था कि जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ तो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग एवं 8 अनुसूचियां थी। लेकिन वर्तमान में अगर अनुसूचियों की संख्या पूछा जाएगा तो वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 है। ये एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रारंभ में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी, तो प्रारंभ में अनुसूचियों की संख्या 8 थी। लेकिन अगर वर्तमान में पूछे जाएगा अनुसूचियों की संख्या कितनी है, तो 12 है। चाहे आप पहला अनुच्छेद उठा लीजिए, चाहे पहला भाग उठा लीजिए, चाहे पहला अनुसूची उठा लीजिए, पहले अनुसूची में यही वर्णन है कि भारत, भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। भारत के 28 राज्य और उनके 8 केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन पहले अनुसूची में है। तो पहला अनुसूची मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत ज्यादा इसमें याद करने की जरूरत है। दूसरी अनुसूची हमें क्या कहता है कि विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते का वर्णन दूसरी अनुसूची में है। ये पदाधिकारी किन्हें कहते हैं? जैसे राष्ट्रपति महोदय हो गए, लोकसभा के अध्यक्ष हो गए, विधानसभा के अध्यक्ष हो गए, प्रधानमंत्री हो गए। इनके वेतन एवं भत्ते का वर्णन दूसरे अनुसूची में है। इन्हीं पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण का वर्णन तीसरे अनुसूची में है। स्टूडेंट इस पॉइंट को लेकर काफी कंफ्यूजन में रहते हैं कि दूसरे में वेतन है कि तीसरे में वेतन है, दूसरे में शपथ है कि तीसरे में शपथ है। चलिए उसे समझते हैं। सपोज दैट, मान के चलिए कि आप कहीं पर कुछ काम करने के लिए या कोई भी चीज, जैसे आप कहीं स्कूल ज्वाइन कर रहे हैं पढ़ाने के लिए, वहां पर आप ज्वाइन कर रहे हैं। तो पहले आप क्या करेंगे? ज्वाइन कर लेंगे कि उस पहले आप पूछेंगे कि मुझे सैलरी कितना मिलेगा, पहले मुझे वेतन कितना मिलेगा। पहले आप वेतन पूछेंगे कि वेतन मुझे कितना मिलेगा, उसके बाद आप शपथ ग्रहण करेंगे अर्थात ज्वाइन करेंगे। तो पहले वेतन आता है, तब उसके बाद शपथ ग्रहण। उम्मीद करूंगा कि समझ में आ गया होगा। तो विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते का वर्णन कौन सी अनुसूची में है? दूसरे अनुसूची में। इन्हीं पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण का वर्णन कौन सी अनुसूची में है? तीसरे अनुसूची में। पहला अनुसूची, दूसरा अनुसूची, तीसरा अनुसूची, ये आपको समझ में आ गया होगा। चौथी अनुसूची हमें क्या कहता है कि राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश से जो राज्यसभा के सीटों का वर्णन किया गया है। जैसे राज्य में उत्तर प्रदेश राज्य में राज्यसभा कितने सीट होंगे, बिहार राज्य में राज्यसभा कितने सीट होंगे, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में राज्यसभा कितने सीट होंगे। इन्हीं सीटों का वर्णन चौथे अनुसूची में है। आपको पता होगा कि केवल 2 ही एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां से राज्यसभा के सदस्य आते हैं। एक हुआ दिल्ली, दूसरा पुदुचेरी। तो राज्यसभा के सीटों का वर्णन चौथे अनुसूची में है। यह आपको 4 अनुसूची समझ में आ गया होगा। पांचवी अनुसूची हमें क्या कहता है? एससी एवं एसटी का वर्णन, अर्थात भारत के अनुसूचित जाति एवं जनजाति का वर्णन 5वीं अनुसूची में है। भारत के अनुसूचित जाति एवं जनजाति का वर्णन ये 5वीं अनुसूची में है। छठा अनुसूची हमें क्या कहता है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 4 मात्र राज्यों के अनुसूचित जाति एवं जनजाति का वर्णन 6वीं अनुसूची में। 5वीं और 6वीं अनुसूची को आप एक कंबाइन करके पढ़िएगा। 5वीं अनुसूची में क्या कहता है कि भारत के अनुसूचित जाति एवं जनजाति, पूरे भारत के स्पेशली 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन 4 राज्यों के अनुसूचित जाति एवं जनजाति का वर्णन 6वीं अनुसूची में। मध्य प्रदेश पीसीएस के प्रीलिम्स के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से 6वीं अनुसूची में कौन से राज्य नहीं शामिल है। उसमें ऑप्शन दिया था असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की जगह आपको दिया था मणिपुर। आप कैसे एक ट्रिक के रूप में याद कर सकते हैं? MATM, ए से असम, टी से त्रिपुरा, एम से मिजोरम।
और इस एम से क्या आप मानेंगे, मेघालय। देखिए एम से मेघालय, ए से असम, टी से त्रिपुरा, एम से मिजोरम। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, इसमें मणिपुर नहीं आता। आपको क्वेश्चन में जब भी फंसाएगा तो मणिपुर देगा, न कि और कोई राज्य। जहां तक मैक्सिमम ये क्वेश्चन पूछा गया है, अगर छठवीं अनुसूची से पूछेगा तो वो मिजोरम का हटाकर मणिपुर देता है। जैसे कि आप अगर प्रीवियस ईयर पेपर लगाएंगे तो आपको ये क्वेश्चन 2-3 एग्जाम में पूछा गया है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मध्य प्रदेश के प्रीलिम्स के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। इस बात के लिए आप याद रखिएगा, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम यही 4 स्पेशली राज्य हैं जहां से अनुसूचित जाति एवं जनजाति का वर्णन छठवीं अनुसूची में किया गया है। तो 5वीं और 6वीं को आप इन दोनों को एक साथ पढ़िएगा, तो आपको कंफ्यूजन उतना क्रिएट नहीं होगा। 7वीं अनुसूची में क्या करता है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची अर्थात वह सूची जहां पर केंद्र, जो विषय केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है उसे संघ सूची के अंतर्गत आता है। जैसे जनगणना, जनगणना ये राज्य सूची के अंतर्गत नहीं आता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट अर्थात संघ सूची के अंतर्गत आता है। और जैसे पुलिस हो गया, पुलिस राज्य सूची का विषय है, अर्थात इस पर राज्य सरकार कानून बना सकता है। वैसा सब्जेक्ट जिस पर राज्य और केंद्र दोनों कानून बनाएंगे उसे समवर्ती सूची कहा जाएगा। अगर बाय द वे राज्य और केंद्र में कुछ विवाद हो जाता है तो मेन पावर आपको केंद्र सरकार को दिया गया है। 7वीं अनुसूची में क्या कहता है, संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची, इन सूचियों का वर्णन 7वीं अनुसूची में है। 8वीं अनुसूची में क्या कहता है, भाषा का वर्णन। प्रारंभ में 14 भाषा थी, लेकिन वर्तमान में अगर भाषा देखा जाए तो 22 भाषा है। वह 22 भाषा कौन से थे, जैसे स्टार्टिंग में 14 भाषा थे, उसके बाद एक भाषा और जोड़ा गया। वह कौन सा भाषा था, सिंधी। कौन सा भाषा था, सिंधी भाषा था। ये एक भाषा जोड़ा गया। उसके बाद 3 भाषा और जोड़ा गया। वह कौन सा, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। उसके बाद 4 और भाषा जोड़ा गया, मैथिली, संथाली, डोंगरी और बोडो। मैथिली, संथाली, डोंगरी और बोडो। अब आप कहेंगे सर ये तो आपको याद है, मुझे कैसे याद होगा। जब क्वेश्चन कंफ्यूजन क्रिएट करता है तो आप ट्रिक का यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर बार बार ट्रिक का यूज करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। मैंने आपको अभी बताया था, जैसे अनुसूची वाले में 5वीं और 6वीं अनुसूची में आप ट्रिक का यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था। वैसे ही स्टार्टिंग में 14 भाषा थी, उसके बाद एक भाषा जोड़ा गया, कौन सा था, सिंधी। इसमें तो आपको ट्रिक की जरूरत नहीं, लेकिन उसके बाद 3 भाषा जोड़ा गया, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। आप ट्रिक के रूप में नमक याद कर सकते हैं, एन से नेपाली, एम से मणिपुरी, क से कोंकणी। उसके बाद 4 भाषा और जोड़ा गया। आप याद कर सकते हैं, महेंद्र सिंह धोनी का बल्ला। एम से मणिपुरी, एन से, माफ कीजिएगा, एम से मैथिली, एस से संथाली, डी से डोंगरी, बी से बोडो। प्रारंभ में 14 भाषा थे, लेकिन वर्तमान में अगर भाषाओं की संख्या पूछा जाए, मानक भाषा कितनी है, तो 22 भाषा है। 14 के बाद एक भाषा जोड़ा गया, कौन सा, सिंधी। उसके बाद 3 भाषा जोड़ा गया, नमक। ट्रिक के रूप में याद करेंगे, न से नेपाली, म से मणिपुरी, क से कोंकणी। उसके बाद 4 भाषा जोड़ा गया, MSDB, महेंद्र सिंह धोनी का बल्ला। आप ट्रिक के रूप में इसे याद कर सकते हैं, एम से मैथिली, एस से संथाली, डी से डोंगरी, बी से बोडो। उम्मीद करूंगा आपको ये एक बार समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं। पहला अनुसूची हमें क्या कहता है, भारत, भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन पहले अनुसूची में। दूसरा अनुसूची हमें ये कहता है, विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते का वर्णन दूसरे अनुसूची में है। तीसरा अनुसूची हमें ये कहता है, इन्हीं पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण का वर्णन तीसरे अनुसूची में है। चौथा अनुसूची हमें ये कहता है, राज्यसभा के सीटों का वर्णन चौथे अनुसूची में है। 5वां अनुसूची हमें ये कहता है कि भारत के अनुसूचित जाति एवं जनजाति अर्थात SC एवं ST का वर्णन 5वीं अनुसूची में है।
छठवां अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, स्पेशली इन 4 राज्यों के अनुसूचित जाति एवं जनजाति का वर्णन है। 7वीं अनुसूची हमें ये कहता है संघ सूची, अर्थात ऐसा सब्जेक्ट जिस पर केंद्र सरकार कानून बना सकता है। राज्य सूची, ऐसा सब्जेक्ट जिस पर राज्य सरकार कानून बना सकता है। समवर्ती सूची, ऐसा सब्जेक्ट जिसमें राज्य और केंद्र सरकार दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं। लेकिन राज्य और केंद्र सरकार में अगर किसी भी इसमें कुछ विवाद होता है तो मेन पावर केंद्र सरकार को दिया गया है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषा का वर्णन है, अर्थात भाषाओं का वर्णन है। प्रारंभ में 14 भाषा थी, वर्तमान में अगर भाषा पूछा जाए तो 22 भाषा है। उम्मीद करूंगा ये 8 अनुसूची आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद उन 4 अनुसूचियों को हम देखेंगे जो मूल संविधान के बाद जोड़ा गया था। आप एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब हम लोग इसमें 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं इन चारों अनुसूचियों को जोड़ देखेंगे कि जो मूल संविधान के बाद इस 4 अनुसूचियों को जोड़ा गया था। सबसे पहले जब संविधान का पहला संशोधन हुआ था उसमें 9वीं अनुसूची जोड़ा गया था। यह कब जोड़ा गया था? 1951 में। एक बात याद रखिएगा, सन से क्वेश्चन न के बराबर पूछा जाता है, अर्थात एग्जाम में सन से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इधर से पूछे जाते हैं। सन से शायद ही कोई एक आध एग्जाम मिल जाएगा जिसमें सन से क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन न सन से क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। आप उन्हीं क्वेश्चन को सिर्फ देखिएगा जहां से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है, जो हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, सिर्फ आपको वही पढ़ना है। मैंने केवल आपको राइट कर दिया है कि आप ये बस देख लें कि कौन से सन में कौन सा संशोधन हुआ था। पहला जब संविधान का संशोधन हुआ था तो उसमें कौन सा अनुसूची जोड़ा गया था? 9वीं अनुसूची। ये कब जोड़ा गया था? 1951 में। जब 92वां संशोधन हुआ था तो 10वीं अनुसूची जोड़ा गया था। यह कब हुआ था? 1985 में। 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ा गया 1993 में। 74वें संविधान संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची जोड़ा गया, यह भी 1993 में। आपको सन याद रखने की जरूरत नहीं है। 9वां अनुसूची में किसका वर्णन है? भूमि सुधार का। और 10वीं अनुसूची में किसका वर्णन है? दल बदल कानून संबंधित जो प्रावधान है वो कौन सी अनुसूची में है? 10वीं अनुसूची में। 11वीं अनुसूची में पंचायतों का वर्णन है। ग्राम स्तर पर जो पंचायत होते हैं इन्हीं का वर्णन कौन सी अनुसूची में है? 11वीं अनुसूची में। पंचायतों में टोटल 29 कार्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। ये एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि 11वीं अनुसूची में पंचायतों का जो वर्णन किया गया उसमें कितने कार्य क्षेत्र हैं? तो टोटल 29 कार्य क्षेत्र हैं। वही नगर प्रशासन, जैसे गांव स्तर पर पंचायत होते हैं, वही शहरों में अगर देखेंगे तो नगर प्रशासन होता है। नगर प्रशासन में कितने कार्य क्षेत्र हैं? 18 हैं। एक बार चलिए फिर से इसे रिविजन कर लेते हैं। जब 9वीं अनुसूची में किसका प्रावधान है? भूमि सुधार का। यह कौन से संशोधन द्वारा हुआ था? पहला संशोधन। जब 92वां संशोधन हुआ था तो उसमें 10वीं अनुसूची जोड़ा गया था, उसमें किसका प्रावधान है? दल बदल का। 11वीं अनुसूची कब कौन से संशोधन हुआ था? 73वें संशोधन में। इसमें किसका वर्णन है? पंचायतों का वर्णन है, जिसमें पंचायतों में टोटल कितने कार्य क्षेत्र हैं? 29 कार्य क्षेत्र हैं। 74वां संविधान संशोधन हुआ था तो यह कौन सा अनुसूची जोड़ा गया था? 12वीं अनुसूची जोड़ा गया था। इसमें किसका वर्णन है? नगर प्रशासन का वर्णन है। इसमें कितने कार्य क्षेत्र हैं? 18। बस आपको केवल इतना ही याद रखना है, बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की इसमें जरूरत नहीं है। वहीं से आपको वह उतना पढ़िए जहां से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। उम्मीद करूंगा यह आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आया है, एक बार वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर कुछ भी इसमें डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मैं उस डाउट को क्लियर करने का पूरा प्रयास करूंगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।